नमस्कार। आज एक खास बात करने के लिए आपके सामने आया हूं और वो खास बात है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया फंड ऑफर लेके आए हैं और उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। बेसिकली निप्पॉन इंडिया के बारे में देखेंगे तो एक से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट फंड्स वो लेके आए हैं और जिसमें उन्होंने बेहतरीन रिटर्न्स, बेहतरीन वेल्थ क्रिएट किया है। और आज इस नए फंड ऑफर के लिए हमसे बात करने के लिए आए हैं और हम लोग अभी इंटरव्यू करेंगे, वो हैं प्रोडक्ट हेड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के मिस्टर राजेश जयरमन जी से। तो मिस्टर राजेश जयरमन जी पूरी डिटेल बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नमस्कार। आज हमारे सामने साथ एक विशेष मेहमान हैं और मेहमान मैं क्या कहूं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतनी जबरदस्त हस्ती है, पिछले 2 दशकों से म्यूचुअल फंड और फाइनेंस के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। आज के डेट में वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड में हैं, प्रोडक्ट्स को हेड करते हैं और आज हमारे साथ बैठे हैं। निप्पॉन की कुछ खास जो नई चीजें आई हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में, पुराने फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम राजेश जयरमन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस शो। Thank you, sir. Thank you for having me here. राजेश जी, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी बधाई दूं, आपको और आपकी टीम को, जिसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जिस तरह से क्रिएट किया है वेल्थ लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप और आपकी टीम। धन्यवाद सर। हम समझते हैं कि ये हमारा ही नहीं, इन्वेस्टर्स का भी अचीवमेंट है जो इतने साल से हम पे भरोसा रख के पैसा दे रहे हैं। वेरी ट्रू राजेश जी। राजेश जी, खास के मैं आपको बधाई देता हूं आपके एक फंड के लिए, जो कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो आज तकरीबन 25 साल पहले 26 ईयर में वो चल रहा है अपना। 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था और आज 1800 रुपीज से अधिक उसकी नैब है। मैं CAGR उसका देख रहा था तो पिछले 25 वर्षों का CAGR मोर देन 22% दिया है। 22% एनुअलाइज रिटर्न, जो कि अपने आप में सचमुच में मिरेकल है और बाकी फंड्स के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। वो इस तरह की प्रस्तुति शायद किसी ने अभी तक नहीं की है। तो इसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के पीछे क्या वजह है, क्या राज है आप लोगों का, ये बताइए। सर इस पे 2-3 राज क्या बोलूं मैं इसको 2-3 चीजें जो हम सब जानते हैं। एक है कि जो एफर्ट था हमेशा ही कि इन्वेस्टर को सामने रखे हुए जो भी पोर्टफोलियो से उसको चलाए और उसमें जो मैंडेट थी उस पे अमल करे, हमेशा ही उससे कहीं डिविएट ना करे, जो हमने कहा है उसी को फॉलो करे। उसके अंदर तो क्वालिटी में फोकस था, उसके अंदर फोकस था कि जैसे ग्रोथ, नाम ही ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनीज है उनमें जितने वो भागीदारी करे, उनमें उनका चयन करे पोर्टफोलियो के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं एकदम अच्छा साबित हुआ सबके लिए, हमारे लिए भी, इन्वेस्टरों के लिए भी। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लहर हमको वो भी एक सपोर्ट मिला एक कि पिछले 20 दशकों से, पिछले 2 दशकों से या 20 सालों से हमने देखा कि जिस तरह से भारत काफी अग्रसर है ग्रोथ को लेके, उसका भी पूरा पूरा बेनिफिट हमको इस फंड के अंदर देखने के मिला। काफी सारे थीम्स आए, गए, नए आए और कुछ नए थीम्स आए। उन सब में हमने कहीं ना कहीं इस फंड के थ्रू भाग लिया और लॉन्ग रन में उसको कारगर साबित हुआ हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे अहम बात कि इसके अंदर हमेशा ही कोशिश की गई कि रिस्क मैनेजमेंट पे काफी अच्छा ध्यान दे। जैसे हम कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो को आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखे, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करके रखे इक्विटी के अंदर ही, ताकि आप जो माहौल है उसको बेहतर बैलेंस अचीव कर सके। तो ये सब कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट किया है सर। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टर्स भी काफी लॉन्ग टर्म तक विश्वास करके इन्वेस्ट करके रहे। इसी का कारण है कि जिसने 1 लाख उस समय में इन्वेस्ट किया, वो आज 1 करोड़ से ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट हो गया होगा। वेरी ट्रू। आप इतने हम्बल हैं, अपनी अचीवमेंट को भी कम करके आंक रहे हैं, ये बहुत कम लोग करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस सच ए वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड। सचमुच आपने सही कहा कि जिसने 1 लाख आज से 25 साल पहले 1995 में डाला होता है इस फंड में, तो उस फंड की वैल्यू आज तकरीबन 1.8 करोड़ होती या उससे भी ज्यादा होती है। तो सचमुच में ट्रिमेंडस एफर्ट्स। मैं दूसरे प्रश्न की तरफ जाता हूं कि आज आपने एक नया फंड ऑफर लेके आए हैं, फिर से एक नई फंड जो कि 10 रुपए की NAV पे है, आपकी निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस फंड को अभी लाने की वजह क्या है?
दो तीन कारण है हमने ये फंड लॉन्च क्यों किया है। जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 6 महीने पहले एक सेबी के अंदर से एक नया गाइडलाइन आया था और एक नया कैटेगरी का निर्माण हुआ था, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो पहले मल्टी कैप होता था, तो मल्टी कैप के अंदर सेबी ने कुछ चेंजेस किए और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्रिएट किया। तो ये कैटेगरी अपने आप में काफी दिलचस्प है, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी हम बोलते हैं या फिर फंड मैनेजर की जो थॉट प्रोसेस है, जो उनके हिसाब से कौन सा सेगमेंट बेहतर करेगा, उसमें उनको पूरी पूरी सुविधा दी गई है कि आपको कभी लार्ज कैप अच्छा लगे, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हो। बाकी सारे कैटेगरी में हम देखते हैं, जैसे लार्ज कैप कैटेगरी को आप ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें कम से कम 80% आपको लार्ज कैप में ही डालना है। या मिड एंड स्मॉल कैप को ले लो, कम से कम 65 या 65% आपको उस कैटेगरी में, मिड कैप हो तो मिड कैप, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं एक एक रिस्ट्रिक्शन या फिर एक लिमिटेशन है। हालांकि ये सारे अपने आप में बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजी है फंड, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, अपना फ्लेक्सी कैप के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलता है फंड मैनेजर को कि वो अपने हिसाब से, मार्केट के व्यू के हिसाब से चेंज करे। तो हमको लग रहा था कि एक अच्छा कैटेगरी है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो नेचुरल है कि अभी हम इस फंड को लॉन्च कर पाएंगे। कैटेगरी अभी शुरुआत हुई है। और एक दूसरी जो अहम बात है, जो आज के जो परिस्थिति में हम है मार्केट पे, या मार्केट की जो आउटलुक है फिलहाल, उससे जुड़ी हुई एक एक रीजन भी है जिसके कारण हम यहाँ पे इस फंड को इस समय पे ला रहे हैं। थोड़ा मैं एक मिनट और लूंगा इसमें आपको प्लीज प्लीज। बताने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पिछले एक साल में हमने या किसी ने भी सोचा नहीं था कि जिस तरह से महामारी आई विश्व विश्व स्तर पे, उसके बाद से ये जो रिकवरी हुआ है मार्केट्स का, क्योंकि काफी सारे जो गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल बैंक है, सभी ने इसके लिए काफी सपोर्ट दिया, सहयोग दिया कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आसान कर दी, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट्स या ब्याज दर कम रखे। तो इसके कारण एक सारा जो इकोनॉमी से उभर रहा है एक एक डिफिकल्ट सिचुएशन से, और मार्केट्स ने तो काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया, इक्विटी मार्केट से हम सब जानते हैं। तो हमारे हिसाब से जो भारत का जो दौर है ग्रोथ का, वो अभी शुरू हो रहा है। पिछले 6-7 साल से कई कई कारणों से, 2013 से लेके 2020 तक का अगर हम पीरियड देखें, तो कई कई कारणों से ग्रोथ पूरी तरह से हो नहीं पाया हमारे यहाँ। अब जाके हमको लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, यहाँ से हम आगे की कूच की तैयारी कर रहे हैं एज एन इकोनॉमी। और उसको कैप्चर करने के लिए भी एक फ्लेक्सी कैप जैसा स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि फंड मैनेजर के हाथ में काफी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट फायदा हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस समय पे ये फंड लाने का दूसरा कारण ये भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही आपने कि सचमुच में इंडिया ऐसे जिनसे पे खड़ा है जो आगे बहुत जबरदस्त तरीके से और इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है, तो ये राइट टाइम है। एक और प्रश्न बनता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप मार्केट में तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंड्स ने अपने मल्टी कैप को ही फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी में बदल दिया, जो भी कंपल्सन रही हो उनकी। तो आपके फ्लेक्सी कैप में आज के डेट में कोई इन्वेस्टर जाए, इसके लिए कोई खास मंत्र, कोई खास कारण आप देना चाहेंगे कि आपका ही फ्लेक्सी कैप क्यों? जी जी। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आई एम श्योर ये जो संदेह है या फिर ये प्रश्न है, ये हर एक इन्वेस्टर के मन में भी होगा कि नया फंड है फ्लेक्सी कैप में, क्यों करना चाहिए, इतने सारे फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने भी इस कैटेगरी को बहुत स्टडी किया। इनफैक्ट दूसरी बात आपने बहुत ही खूब कही कि आज के जो काफी सारे फ्लेक्सी कैप फंड है, वो कहीं ना कहीं मल्टी कैप होते थे पहले, और मल्टी कैप से शिफ्ट हुए फ्लेक्सी कैप में, जो भी कारण हो उसके कारण। तो इस पिछले 3-4 साल का अगर हम एक एनालिसिस करें कि इस कैटेगरी या इस कैटेगरी में जो फंड्स है उनका हिस्ट्री कैसा रहा है, कहीं ना कहीं हमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखा नहीं। वो भी हम उसमें कोई गुड या बैड ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं जो दिख रहा है हमको, हम कह रहे हैं कि डेटा के हिसाब से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रुझान जो है या फिर जो ट्रेंड है, वो क्लियर था कि ये सब लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फोकस थे या बायस थे। कम से कम 70% जो इन्वेस्टमेंट है इस कैटेगरी का, वो लार्ज कैप की तरफ है, और बाकी मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ है, और ये पिछले 2-3 साल से काफी उसी रेंज पे है। तो हमको लगा कि एक रीजन हमको अगर लाना भी है कोई फंड, तो नेचुरल है कि हमको भी एक पोजिशनिंग दिखाना है इन्वेस्टर को जाके कि इसमें क्या डिफरेंस ला पाएंगे हम। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम और विजिबिलिटी देना चाहते हैं इस कैटेगरी के रूप में। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमारा विश्वास है कि हम जो मार्केट के जो रुझान है, मार्केट के जो ट्रेंड्स है, उसके हिसाब से हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बदलाव ला सकते हैं एलोकेशन में, और उसको पूरी तरह कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 2017 में, अगर हम थोड़ा मिड कैप की तरफ ज्यादा होते, स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा होते, 2017 में
वो काफी अच्छा साबित होता है इन्वेस्टर्स के लिए। 2018 से लेके 2020 के मध्यम तक अगर हम देखें, उस दौर में अगर हम लार्ज कैप थोड़ा अधिक रखते थे, शायद हमारा रिटर्न्स बेहतर होने की संभावना या बढ़ जाती, संभावना बढ़ जाती। तो कोशिश यही है कि इस फंड के थ्रू पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को हम यूटिलाइज करें। और इन्वेस्टर फाइनली तो एक ही चीज है सर, कोई भी आप फंड लाओ, स्ट्रेटेजी लाओ, सबसे अहम बात है कि इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन मिले, जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें हम सहयोग करें और जितना हो सके हमारे एंड से करके दें इन्वेस्टर को। इस स्ट्रेटेजी के रूप में हम ये पेश करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी को पूरी तरह से कैप्चर करें। और दूसरी जो बात है, जो हमने अभी बात की कि पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ एक नया जंक्शन पे खड़ा है, एक एकदम क्रिटिकल जंक्शन पे है इंडिया आज की तारीख में। आप देखेंगे बहुत सारे सेगमेंट में काफी अलग अलग अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में दिख रहा है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, जहाँ पे जो बड़े कंपनियां हैं वो और बड़ी हो सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में क्या हुआ है कि जो कंपटीशन है काफी जगह में, काफी क्षेत्रों में, वो थोड़ा वीक हो गया है। तो जो बड़े हैं, एस्टेब्लिश प्लेयर्स है, वो और अपना मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। टेलीकॉम के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे हो गया, 30 प्लेयर्स होते थे वहां पे, आज केवल 3 है। तो उसी से उनका बेनिफिट क्या हुआ, जो प्लेयर्स है। बैंकिंग के अंदर हम इसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जो बड़े बैंक है उनमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सब इंटरेस्टिंग थीम्स है, लार्ज कैप्स में खास करके इसको खेल सकते हैं। अगर आप मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं उनमें लार्ज कैप है ही नहीं, या उनके जो मार्केट लीडर है वो मिड कैप है या स्मॉल कैप है। जैसे आप मान लो होटल्स है, या फिर और कोई काफी ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल एंड लीजर है, या अपैरल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो एसी फ्रिज, ऐसा सब जो कंपनीज है। तो क्लियरली हमको लगता है कि यहाँ पे एक अलग तरह का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आज जमाना है टेक्नोलॉजी का, आज जमाना है डिसरप्शन का। तो हम देख रहे हैं विश्व स्तर पे, यूएस के स्तर पे, कि आज हमारे यहाँ पे भी लोग बैंक स्टॉक्स की बात करते हैं, फेसबुक है या गूगल है, इन सब की बात करते हैं। तो ये बात हमको लग रहा है इंडिया में भी दोहराएगी, कहीं ना कहीं हमको मौके मिलेंगे। यहाँ पे भी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जैसे कुछ लोग ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं जो टेक्नोलॉजी सेवी है, तो वैसे भी अपॉर्चुनिटी शायद मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा मिलेगी आज की तारीख में, क्योंकि कंपनियां अभी शुरू हो रही है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग अलग से अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी शिफ्ट हमको दिख रही है वो हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। पिछले 7 साल से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज काफी स्लो थी इंडिया में। अब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर हुआ है, कम ब्याज दर है, जैसे मैंने कहा लिक्विडिटी भी आसान हो गई है, काफी सारे पॉलिसीज भी हुई है, जैसे कि टैक्सेस में कटौती हुई थी 2019 में, कॉर्पोरेट टैक्सेस में। तो इन सब के कारण और कॉन्फिडेंस अभी बेहतर है लोगों में, सबको लग रहा है कि जो विश्व स्तर पे जो ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो इन सब के जो रीजन है, इसके कारण हो रहा है कि जो बिजनेसेस है उनको एक्सपैंड भी करना है, अपने कैपेसिटीज को इंक्रीज करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कहते हैं, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, तो उसमें भी एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सब अपने को इसके अंदर कैप्चर करने के लिए एक सुविधा मिलेगी, और हमको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इन सब चीजों से एक भिन्न स्ट्रेटेजी आपके सामने पेश कर सकते हैं इसके थ्रू। थैंक यू राजेश जी, आपने बहुत सही कहा कि खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आपने बहुत सारी नई पॉलिसीज की बात की। तो एक पीएलआई भी अभी आ गई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो इंडिया कभी सोच नहीं सकता था। तो हम भी एक नए बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस नए फंड ऑफर के लिए, और आपके कंप्लीट निपॉन तो ऐसे भी बहुत अच्छा कर ही रहा है और आगे भी अच्छा करता रहेगा और इस तरह से वेल्थ क्रिएट करता रहेगा। राजेश जी, आपसे यूं ही बात करके तो अच्छा लगता ही, और आगे भी हम लोग यूं ही बात करते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पे। तो एक बार फिर से धन्यवाद राजेश जयरामन जी का, जो आज आए और अपने फ्लेक्सी कैप के बारे में एक डिटेल बताया। और मैं तमाम लिसनर्स को ये कहूँगा, तमाम दर्शकों को कहूँगा कि अपना ड्यू डिलिजेंस करते हुए, अगर समझ में आता है उनको कि ये फंड उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो जरूर से जरूर रखें, इनकी बातों को ध्यान रखते हुए कि जो पॉजिटिविटी इन्होंने बात की है उसको ध्यान रखते हुए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जयरामन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। आपने अभी राजेश जयरामन जी को सुना कि किस तरह से निपॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप काम करेगा और आगे किस तरह से उनके व्यूज हैं इकोनॉमी को लेके और देश को लेके। देश और इकोनॉमी अच्छा करेगी तो निश्चित रूप से फ्लेक्सी कैप भी बेहतर करेगी, और एक ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। मगर मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी ड्यू डिलिजेंस अवश्य करें और इस फंड को समझें। पहले आप खुद समझें या आप जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ बैठ के समझें। निश्चित रूप से निपॉन इंडिया का हिस्ट्री बेहतरीन रहा है, एक से एक फंड उन्होंने दिए हैं और एक से एक उन्होंने वेल्थ भी क्रिएट किया है। मगर फिर भी
आपके पोर्टफोलियो में किस हद तक होना चाहिए वो डिसीजन आपका है। 2 डिस्क्लेमर यहां मैं जरूर दूंगा। पहला डिस्क्लेमर तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड सेकेंड डिस्क्लेमर मैं दूंगा कि मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेगुलर कोऑपरेशन। थैंक यू, नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.